चाइना ने जब कोशिश करी कि पुरानी आइडियोलॉजी को हटाओ, माओ की एक नई आइडियोलॉजी को अप्लाई करो और देश को थोड़ा सा एक नई सोच के साथ आगे बढ़ाओ, जब ये कोशिश करी तब बहुत सारे लोगों ने पुराने कल्चर, पुराना ट्रेडिशन, उन सब चीज़ों का हवाला देते हुए कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू करें। क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे? विल अंडरस्टैंड नाउ। पर्सनल ट्यूटर के इस प्लेटफॉर्म से स्टैंडर्ड 11th हिस्ट्री में चैप्टर पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन में आज जो टॉपिक हम समझने वाले हैं फ्रेंड्स, दैट इज चाइना हैविंग कॉन्फ्लिक्टिंग विजन्स एंड फ्रॉम 1968 टू 78 65 टू 78 क्या इश्यूज चलते आए, वो चीज़ हम देखेंगे। अब कॉन्फ्लिक्ट्स ये हुए थे कि माओ ने तो एक सोशलिस्ट मैन विथ 5 लव की धारणा दे दी थी, जिसके बारे में आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में पता चल जाएगा। होता ये है कि माओ ने ये धारणा दी लोगों को, ये आइडियोलॉजी दी कि चलो अब इस पे वर्क करेंगे, हम देश को इससे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि भैया हम लोग आइडियोलॉजी के ऊपर कब तक जिएंगे, हम लोगों को कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज भी तो चाहिए। एक पर्सन आइडियोलॉजी, एक सोच, एक विचारधारा पे तो कुछ कर नहीं सकता, हमको कुछ ना कुछ एक एक्सपर्टीज, नए ट्रेडिशन, नए इनोवेशंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लेकर जाना है तो नए इनोवेशंस वगैरह लेने पड़ेंगे। क्योंकि माओ ने कहा था फर्नेसेस, अपने घर के बैकयार्ड में फर्नेसेस बनाओ, वहाँ पे बनने वाला स्टील वॉज नॉट एट पार द क्वालिटी टू बी यूज्ड फॉर इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रॉब्लम वहाँ पर आने लगी थी लोगों को। अगर हम लोग किसी तरीके से ये भरोसा दिलवा रहे हैं कि अपने घर में काम करो, तो वो एक्सपर्टीज नहीं मिल पा रहा था यार। अब इन सब चीज़ों को कर्ब करने के लिए माओ ने एक कदम उठा लिया दोस्तों। अब ये आई लीव टू योर मेंटल कॉन्शियस कि ये कदम सही था या गलत। व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड इन 1965 अ ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। हर चीज़ ग्रेट ही होती है चाइना में तो हुआ ये कि इस रेवोल्यूशन में पूरे देश में, पूरे कंट्री साइड्स रेड गार्ड्स भेजे गए। ये रेड गार्ड्स थे कौन? ये या तो सैनिक, आर्मी के सैनिक थे, या तो स्टूडेंट्स थे। इन्हें भेजा गया कंट्री साइड्स में लोगों को बताने के लिए कि यार ओल्ड कल्चर, ओल्ड कस्टम्स, ओल्ड हैबिट्स ज़रूरी नहीं है, उससे हमें क्या नहीं मिल पा रहा है, उन चीज़ को हम क्लिंग करके नहीं रह सकते हैं, हमें आगे बढ़ना है, कम्युनिस्ट थिंकिंग लेकर आना है। एक तरीके से एक इम्पीरियलिज्म और बड़े छोटे का बैर ख़त्म करना है। इन सब चीज़ों में फैलाव होने लगा। अब माओ ने बीजिंग में बैठ के ये आदेश दिया, लोग चाहते थे यार, इट्स काइंड ऑफ डंग शिराज गोइंग ऑन। एक से दूसरे तक बात गई, दूसरे से तीसरे तक गई, तीसरे से चौथे, 10वें पर्सन तक पहुंचते पहुंचते बात बदल जाती थी। वो गवर्नेंस उतना स्ट्रांग नहीं था। हुआ क्या इससे, ये एक प्रोपोगेंडा बन गया, एक तरीके से एक प्रोपोगेंडा शुरू हो गया था। अब एक रैशनल डिबेट होने की जगह डिफेमेशन, डिनंसिएशन, मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये सब चीज़ें शुरू हो गई थी। इनफैक्ट स्लोगन्स बनाए गए थे, जिसे हम कहते हैं लोग एक तरीके से नारे बताए गए लोगों को कि, और वो नारे कहीं से डिफेम्ड और डेरिकेटरी होते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो देश में एक एग्जैक्ट हम ग्रेट रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वो नहीं आ पाया, हो उल्टा गया। इस पूरे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण सबसे पहले देखा जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी खुद अंदर से वीक होने लगी, लोगों में दो राय बनने लगी। देयर इज ऑलवेज अ सेकेंड साइड ऑफ अ कॉइन। लोग उस साइड पे भी बात करने लग गए। अब विपक्ष पक्ष सब कचरा और मटियामेट होने लगा था। प्रॉब्लम यहाँ आने लगी। दूसरा मेजर प्रॉब्लम ये था कि
देश को आप जिस रास्ते पे ले जाने वाले थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लाइक इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट एंड ऑल थिंग्स, वो चीज़ें ख़त्म होने लगी और एजुकेशन सिस्टम चरमरा गया। अरे आप प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को, प्रोफेसर्स को भेज रहे हो प्रोपेगेंडा के लिए, यार दे आर द वंस हु विल बी द नेक्स्ट जनरेशन। तो वहाँ गड़बड़ सी होने लगी। अब धीरे से सीसीपी ने सोचा कि गलत हो रहा है यार, हमें कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। तो 1975 में उन्होंने कोशिश करी कुछ रिफॉर्म्स लाने की। अरे यार अब तो बहुत हो गया यार, ये गलत हो गया है। हम देख रहे हैं कि ये सब 1965 में एक मूवमेंट आता है, उसके 10 साल बाद इनको ज्ञात होता है अरे यार कुछ गड़बड़ हो गई है, लेट्स चेंज इट। सो दे अगेन स्टार्टेड टू गो अहेड एंड ब्रिंग सम रिफॉर्म्स। क्या रिफॉर्म्स थे, जानने के लिए मेरा अगला वीडियो देखिएगा। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स, आई विल सी यू अगेन, टेक केयर, बाय बाय।